इम्तिहान की वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो आ गई है। जी हाँ, इंडिया अलायंस अब बैठने वाला है सीट शेयरिंग डिस्कस करने। जी हाँ, अब तक तो हाय हेलो हो रही थी, नाम बन रहा था, कुछ काम बन रहा था, छीटाकशी हो रही थी बीजेपी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन अब बिजनेस की बात होगी। सीधा सीधा ये बात होगी कि किसको कितनी सीट मिलेंगी, कितना शेयर मिलेगा स्टेट वाइज, और कौन कहां कहां लड़ेगा बीजेपी को और एनडीए को हराने के लिए अगले साल 2024 के इलेक्शन में। इंडिया नाउ नाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे कल से जो मीटिंग चल रही है शरद पवार के दिल्ली रेजिडेंस में, उसमें क्या क्या हो रहा है और उसका निष्कर्ष आखिर क्या निकलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है अगला इलेक्शन 2024 का बीजेपी जीतेगी या इंडिया अलायंस। हमें आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। राघव चड्ढा जो अब राज्यसभा एमपी हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बनते जा रहे हैं, उन्होंने कल ये कहा था कि 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी शरद पवार के दिल्ली घर में, जो उनको एज एन एमपी मिला हुआ है दिल्ली में, राजधानी में। वहां पर 14 बड़ी पार्टीज बैठेंगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठेंगे खुद राघव चड्ढा। इस बार मामला बड़ा है। ये जो मीटिंग है ये डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस साथ रहेगा या केवल नाम का रहेगा, और उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी जब अगले साल 2024 में नरेंद्र मोदी वन साइडेड विक्ट्री की तरफ जीतने लगेंगे। अभी शरद पवार के यहाँ बहुत सारी पार्टीज है, लगभग यूं कहिए कि इंडिया अलायंस की 26 से 28 पार्टी बैठी हैं, जिनमें प्रोमिनेंट हैं शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, स्टालिन की डीएमके, नीतीश कुमार बैठेंगे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, आम आदमी पार्टी को जैसे मैंने बताया राघव चड्ढा रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे ही बड़े बड़े दल इंक्लूडिंग कांग्रेस रिप्रेजेंट होगी। काफी सीनियर मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे उनकी तरफ से। और यहाँ पर डिसीजन होगा स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज की क्या होने वाला है। एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आपको पता है कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है और यहाँ पर सीट शेयरिंग में मायावती, जो अभी तक ऑफिशियली इंडिया अलायंस में नहीं आई हैं, उनका सामना होगा समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट। समाजवादी पार्टी अभी तक तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेगी। 81 सीट्स हैं, कोई आसान नहीं है सीट शेयरिंग करना, लेकिन हमें लगता है कि 60 के करीब सीटें समाजवादी पार्टी खुद लड़ना चाहेगी और करीब 20-22 छोड़ेगी वो कांग्रेस और छोटे मोटे दल जैसे अपना दल जो फैक्शन है उनके पास है, और छोटे मोटे दल जो लड़ेंगे। ये इस पर बहस में लगता है कम होगी। यूपी का साफ है मामला, सिमिलरली महाराष्ट्र का मामला साफ है। आपको पता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने एक साथ इलेक्शन पहले लड़ा है स्टेट का। मुझे लगता है वही फॉर्मूले से वो अब सेंटर में लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र और यूपी जिसमें मिलाकर करीब करीब 130 सीटें तो क्लियर हैं, ऑपोजिशन को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आएगी सबसे ज्यादा बिहार में आएगी, झारखंड में आएगी। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा है रांची में जो बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं, और नीतीश कुमार के साथ जब बिहार में सीट शेयरिंग होगी। हाँ, मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन आपको पता है कि उनकी 30-40 सीट से ज्यादा नहीं आई थी। 200 से ज्यादा बड़ी बिहार की असेंबली में बीजेपी के पास आई थी और आरजेडी के पास आई थी। तो उस हिसाब से आरजेडी चाहेगा कि नीतीश कुमार को कम से कम सीटें मिले, भले ही वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कांग्रेस को भी कुछ सीटें चाहिए। तो घमासान हो सकता है बिहार के मामले में, घमासान हो सकता है दिल्ली के मामले में, जब कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था वो सातों की सातों सीट पर अकेले लड़ेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है जिनके पास ऑलमोस्ट सारी सीट्स हैं असेंबली की, वो कांग्रेस को एक से ज्यादा सीट देंगे? बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कांग्रेस को क्या एक से ज्यादा सीट केजरीवाल लड़ने देंगे, या इतनी लड़ाई हो जाएगी कि सातों की सातों सीट दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगी, नाम के लिए इंडिया अलायंस में रहेंगी, लेकिन असल में बीजेपी को बेनिफिट करेंगी जहां पर उनके वोट कटेंगे, क्योंकि वो अलग अलग लड़ने वाले हैं। राजस्थान में अगेन कांग्रेस का रास्ता साफ है, ज्यादातर कांग्रेस ही लड़ेगी, उसमें कोई हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। डीएमके की स्टालिन और कांग्रेस के बीच में अग्रीमेंट हो सकता है। हाँ, सीटों की फिर से हेराफेरी हो सकती है तमिलनाडु में, लेकिन स्टालिन 39 जो सीट्स हैं उसमें से मुझे नहीं लगता 5 से 6 सीटों से ज्यादा कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लगभग सारी सीटें जीत सकते हैं। झगड़ा फसाद होगा मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा होगा। कांग्रेस लड़ेगी, हो सकता है बीएसपी इसमें जंप कर जाए, बीएसपी के साथ होगी आम आदमी पार्टी, वो भी एमपी में अपने कब्जा करने चाहती है। सिमिलरली गुजरात में भी अपना कब्जा करना चाहती है। तो बहुत बड़ा घमासान होने वाला है गुजरात और मध्य प्रदेश में। कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी के बीच में कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नहीं माने तो अगेन सीधा सीधा फायदा बीजेपी, अमित शाह और जेपी नड्डा की पार्टी को मिलेगा। और इसमें भी अगर कम आपको मसाला मिलता है तो आप सोचिए बंगाल में क्या होने वाला है। जी हाँ, बंगाल में कट्टर दुश्मन है। अगर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की कट्टर दुश्मन है तो उसी तरह से लेफ्ट और टीएमसी भी कट्टर दुश्मन है, और उसी तरह से कांग्रेस और टीएमसी भी कट्टर दुश्मन है। एक दूसरे पर डेली इल्जाम लगाते हैं। और सोचिए, जो तीन कट्टर दुश्मन लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी जब सीट शेयरिंग पे आएंगे उस स्टेट में जिसमें 42 सीट्स और ममता बनर्जी बिल्कुल 42 की 42 भी जीत सकती है, उसमें क्या वो एक भी सीट उन दोनों पार्टीज के लिए छोड़ना चाहेंगी, स्पेशली जिनसे वो आंख तक नहीं मिलाना चाहती। बहुत बड़ा घमासान इस पे होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पंगा नहीं होगा असम को छोड़कर, क्योंकि असम में एक ऐसी पार्टी है जो यूआईडीएफ है। आपको पता है कि वो एक बदरुद्दीन की एयूडीएफ एक बहुत ही प्रो बांग्लादेश और प्रो रोहिंग्या पार्टी है। वो हर तरह से चाहेगी कि उनको भी सीटें मिलें। कुछ सीटें वो जीतती भी असम में, और कांग्रेस और उनके बीच में फाइट होगी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा असम में ओवरऑल इसके बाद भी भारी रहने की उम्मीद है। आप ये समझे कि झगड़ा 50 से 60 सीटों पर होगा। अब 50 से 60 सीटें बहुत मेजर होती हैं, लेकिन हाँ ये आपको बता दें कि अगर इनमें सुख दुख के साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम जो इस अलायंस को है वो सारी है ईगो की। सबने ये कह दिया है, हर पार्टी, समाजवादी पार्टी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, हर पार्टी ने अपने अपने बैनर लगा दिए हैं अपने अपने स्टेट्स में, ये कह के कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जिस प्रकार कांग्रेस ने लगाया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, प्रधानमंत्री की दौड़ है जो इन सारी पार्टीज को एक साथ डुबा सकती है। इनको पता है कि अगर राहुल गांधी को छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टीज के नेता 60-70 साल के हो चुके हैं। इनको पता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास इलेक्टोरली, और अगर इनको प्रधानमंत्री बनना है तो बाकियों को काटना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा। कौन अपनी ईगो और एम्बिशन को दबाएगा? 60-70 साल के ये जो लोग हैं जो तैयार बैठे पीएम बनने को, कौन सैक्रिफाइस करेगा? क्योंकि इनमें से एक ही पीएम कैंडिडेट हो सकता है। कम चांसेस है कि इनकी यूनिटी सीट शेयरिंग में काम आएगी, लेकिन अगर काम आ गई तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और फिर दौड़ बराबर की होगी। तो देखते हैं दिल्ली दरबार में क्या अलायंस कुछ कर पाएगा या फिर सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा और वो जीत की तरफ बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की तरफ।